हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरील प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ मेरा ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई मैं 2 दिन से लेक्चर्स नहीं ले पा रही थी। अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेक्चर्स। तो आज जो है हम बेरिंग्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं चाहती हूँ कि वो पूरे कंप्लीट कर दूँ। ओके, पूरे एक साथ ही इकट्ठा कंप्लीट हो जाए। अगर हो जाते तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग इन दैट लोडिंग इज पैरेलल टू द बेरिंग एक्सिस। ठीक है, तो बेरिंग, अब ये जो बेरिंग है सपोज, ठीक है, इस तरह से हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये भी एक बेरिंग है, बट ऐसी बेरिंग, ये बेरिंग कंसिडर कर लो, तो इसके एक्सिस को पैरेलल ही लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस बेरिंग को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। एमपी पीजीसीएल, ठीक है, एमपी पीजीसीएल जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन था विथ सेम ऑप्शंस, लाइक ऑप्शंस भी नीचे ऊपर नहीं किए गए थे। ध्यान रखना, उसे थ्रस्ट बेरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रस्ट बेरिंग। जहां पर लोडिंग जो होती है वो पैरेलल टू द बेरिंग एक्सिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेरिंग शोन इन द फिगर? तो ये कौन सी बेरिंग है? अब यहाँ पे देखना, बेरिंग ये दिख रहा है आपको। ओके, ये बेरिंग है, ये बेरिंग है, ठीक है। और इस बेरिंग को आपको किस तरह से लोडिंग लग रही है? ये तो शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है। अभी शाफ्ट रोटेट होगा तो बेरिंग के साथ ये परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। किस तरह से लग रहा है? परपेंडिकुलर। जब पैरेलल लोडिंग मिलती है तब वो थ्रस्ट बेरिंग होती है, और जब परपेंडिकुलर लोड होता है तो वो क्या होगी? आपकी जनरल लोड, जनरल बेरिंग होगी। ठीक है, इसको ही रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है। सॉरी, मेरा पेन नहीं चल रहा था। रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि अगर परपेंडिकुलर लोड लगता है तो उसको रेडियल बेरिंग या फिर जनरल बेरिंग, और पैरेलल लोड लगता है तो उसको थ्रस्ट बेरिंग कहा जाता है। ये लिख लो कहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग्स आर मेड इन हाल्स एंड असेंबल इन स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक्स? तो ऐसी कौन सी बेरिंग है जो हाफ ही साइज में बनाई जाती है? ठीक है, हाफ ही बनाई जाती है और उसको एक स्पेशल प्लम्बिंग डिवाइसेस में उसको फिट किया जाता है। कुछ इस तरह से उसका डिजाइन होता है। मुझे नहीं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ड्रॉ वंस अगेन, कि इस तरह से एक स्पेशल प्लम्बिंग डिवाइस होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ, और यहाँ पे ये जो है हाफ हाफ ही बनाई जाती है इस तरह से, और फिर ये जाके इसमें फिट हो जाएगी। तो ये कौन सी जो है बेरिंग कहलाती है? तो ये होती है आपकी स्प्लिट बेरिंग। कौन सी बेरिंग? स्प्लिट बेरिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग शोन इन द फिगर? तो ये जो बेरिंग है, ठीक है, ये जो बेरिंग है ये सेल्फ अलाइन है। ठीक है, इस बेरिंग का नाम क्या है? सेल्फ अलाइन बुश बेरिंग। इसमें क्या होता है कि अलाइनमेंट जो है वो अपने आप चेंज होती रहती है। जिस तरह से शाफ्ट मुड़ता है, ठीक है, जिस तरह से आपका जर्नल जर्नल कहो या शाफ्ट कहो, वन आर द सेम। जिस तरह से ये देखो, सपोज आपका ये शाफ्ट है। ओके, अब ये शाफ्ट जो है अब किस तरह से मुड़ेगा, किस तरह से उसके ऊपर लोड आएगा, ये हमको तो पता नहीं है। जिस तरह से मशीन मूव करेगी उस तरह से होगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है इस तरह से स्लॉट दिए जाते हैं। ओके, ऐसे स्लॉट दिए जाते हैं। तो ये स्लॉट किस लिए? कि आपका जो बेरिंग है वो खुद से ही अलाइन हो जाए। उनको जो है आपके बेरिंग को, अगर वो बेरिंग ऐसे इस तरह से, ये शाफ्ट है और बेरिंग भी ऐसे ही लगाई जाती है, और यहाँ पे जो है अलाइनमेंट इस तरह से कर्व साइड में नहीं देते आप लोग। सोचो, अगर यहाँ पे कर्व अलाइनमेंट नहीं होती तो क्या होता? तो आपका जो बेरिंग है वो स्टक हो जाता, आपके शाफ्ट मूव नहीं कर पाते। ये इसका आंसर है। ओके, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग is the right answer over here. Okay, next question, question number 5, which material is used to make the rolling elements of bearing? तो देखो, जो आपके बेरिंग होते हैं ना, बॉल बेरिंग का मैं बताती हूँ। ये देखो, ये बॉल बेरिंग है। इसमें ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन, इसको कहते हैं इनर रेस। क्या कहते हैं? इनर रेस। ये जो बाहर का पोर्शन है इसे कहते हैं आउटर रेस। ओके, और ये जो है ये ऑब्वियसली बॉल है। बॉल कहो या स्फेयर कहो, बोथ आर द सेम। और ये जो आपको यहाँ डिजाइन नजर आ रहा है, ये वाला जो ऐसे, ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअल में? ये आप, ये ऐसे बॉल यहाँ पर आके बैठ गया, तो ये यहाँ पे ऐसे, और डिजाइन ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? ये आपके बॉल्स को इकट्ठा आने नहीं देता है। ठीक है, ये आपके बॉल को यहीं पे इतनी ही जगह में घूमो, जितना घूमना है इतनी जगह में घूमो, इस तरह से। तो ये जो होता है इसको कहते हैं रेस, सॉरी, इसको कहते हैं केज। केज माने क्या? केज माने पिंजरा।
ठीक है, तो इसको कहते हैं बॉल केज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो रोलिंग एलिमेंट्स, तो रोलिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये बॉल है, ठीक है, ये जो स्फेयर है वो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, रोलर्स होते हैं, आपका आउटर रेस, इनर रेस, कभी कभी इनर रेस मूव करता है, कभी कभी आउटर रेस मूव करता है, तो ये सारे रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन केज जो है वो रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो रोलिंग एलिमेंट्स किस मटेरियल के बने होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए, वो क्रोम निकल स्टील के बने होते हैं। कौन से? क्रोम निकल स्टील के बने होते हैं। और ये जो आपका केज है, ठीक है, ये जो केज है ये बना होता है ब्रास का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बॉल का केज है, बॉल बेरिंग में या फिर बेरिंग में जो केज बनाया जाता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। ध्यान रखिए, ब्रास का बनाया जाता है, स्टील का बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है। 3 यहाँ पर मटेरियल याद रखना है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ब्रास ही ऑप्शन आएगा आपको, इस वजह से मैं सिर्फ ब्रास लिखा के दे रही हूँ। लेकिन आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, स्टील का भी बनता है और ये प्लास्टिक का भी बनता है। ओके, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द बेरिंग कैरीज द लोड ऑफ रोटेटिंग मेंबर। अब रोटेटिंग मेंबर है, ठीक है, रोटेटिंग मेंबर है, तो वो कौन से इनर है, आउटर रेस है, आपका बॉल है, तो इनका लोड कैरी कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली रोलिंग एलिमेंट्स ही जो है उनका लोड कैरी करेंगे, ठीक है, कौन से, ये वाले। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बेरिंग इज प्रोवाइडेड विथ grooves for guiding the rolling elements। तो देखो, आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस, ये जो इनर रेस होते हैं और ये आउटर रेस जो होता है, फिर से मुझे अच्छे से ड्रॉ करने दो। ये जो इनर रेस दिख रहा है आपको, ये इनर रेस, और ये जो आउटर रेस दिख रहा है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन असलियत में जो इनर रेस और आउटर रेस जो होता है, ये इनर रेस समझो और ये आउटर रेस, इसमें इस तरह से ग्रूव होते हैं। ग्रूव क्यों, इस तरह से ग्रूव बनाने का उसके पीछे मकसद क्या है, मतलब क्यों बनाया जाता है, गोल क्या है, इसलिए बनाया जाता है कि वो रोलिंग एलिमेंट जो है वो सीधे से वहां बैठ जाए, ठीक है, अच्छे से वहां पे सेटल डाउन हो जाए। तो आपके जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं रोलिंग एलिमेंट्स को गाइड करने के लिए, वो इनर एंड आउटर रेस पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं बच्चों, इनर और आउटर रेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट शोन इन द फिगर एज मार्क्स एक्स। तो ये क्या है, इनर रेस है, मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग कैरीज जर्नल लोड्स दैट आर स्लाइटली इंक्लाइन ड्यू टू शाफ्ट मिस अलाइनमेंट। जर्नल लोड माने रेडियल लोड, परपेंडिकुलर लोड, कौन सा बेरिंग स्लाइटली इंक्लाइंड है और इस तरह का लोड कैरी कर सकता है शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के बावजूद भी, तो ये कौन सा होगा, ऑब्वियसली सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि मैं बेरिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी, बेरिंग चैप्टर के क्वेश्चंस लूंगी, तो आप हो, मैंने बताया था इसी वजह से कि आप पहले से ये पढ़ के आ जाओ चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बेरिंग इंपॉर्टेंट है और टीसीएस का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। लाइक बेरिंग से 2 क्वेश्चन लाजमी है, कोई भी पेपर दे दो, किसी भी स्टेट का पेपर दे दो, आईटी इंस्ट्रक्टर का पेपर दे रहे हो तो 100% लिख के ले लो। फिटर हो, फिटर रिलेटेड जितने भी आपके टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर वगैरह वगैरह, जहां जहां पर भी बेरिंग टॉपिक है आपके सिलेबस में, 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, तो वीडियो अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग शोन इन द फिगर। तो ये क्या है, डबल रो बॉल बेरिंग है, क्योंकि एक रो बॉल बेरिंग तो सिंगल रो बॉल बेरिंग, इसके साथ और एक बॉल बेरिंग फेस टू फेस लगाई जाती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो बॉल बेरिंग होती है वो किस तरह का कॉन्टैक्ट बनाती है, शाफ्ट के साथ कहो या इनर रेस के साथ कहो, आउटर रेस के साथ। तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाती है। पॉइंट कॉन्टैक्ट कैसे, जैसे अभी ये बॉल समझो, ठीक है, अभी ये बॉल है, ओके, ये बॉल है, तो ये आउटर रेस और इनर रेस के साथ किस तरह का कांटेक्ट बनाएगी या शाफ्ट के साथ किस तरह का कांटेक्ट बनाएगी, तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे, ये सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है ना, सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या बनाएगी, पॉइंट कांटेक्ट बनाएगी। और अगर किसी तरह का रोलर है, सपोज किसी तरह का रोलर है या सिलेंडर है, ठीक है, तो वो इनर रेस और आउटर रेस के साथ किस तरह का पॉइंट बनाएगा, तो वो बनाएगा लाइन कांटेक्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन जो है उसके साथ मैच हो रहा है। तो ये 2 भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन बनता है कि बॉल्स किस तरह का पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, सॉरी, बॉल किस तरह का कांटेक्ट बनाते हैं, तो ध्यान रखना है वो पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं। और रोलर किस तरह का कांटेक्ट बनाते हैं, तो वो लाइन कांटेक्ट बनाते हैं। ओके,
What part of the bearing ensures proper fits and equal spacing between rolling elements? तो कौन ये इंश्योर करता है कि जो बॉल्स वगैरह है या रोलर्स है वो एक दूसरे के साथ टकरा ना जाए? अभी आप सोचें यहाँ पे कि ग्रेविटी की वजह से ये सारे बॉल यहाँ पर आकर क्यों नहीं गिर रहे, या इधर के बॉल इधर आकर क्यों नहीं गिर रहे, ये एक दूसरे के ऊपर बम्पिंग क्यों नहीं हो रही है? इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे केज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? केज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बॉल केज की वजह से क्या होता है कि ये घूमते तो है ये बॉल्स, लेकिन अपने अपने एरिया में घूमते हैं, किसी और के एरिया में जाकर घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग शोन इन द फिगर? तो ये कौन सी बेरिंग है? तो देखो ये बेरिंग में जो है लोड किस तरह से लग रहा है, लोड किस तरह से लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ध्यान से देखना। ये इसमें से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि पैरेलल लग रहा है या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो तो कौन सा होगा? रेडियल होगा, और अगर पैरेलल हो तो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा आपका थ्रस्ट बेरिंग। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, प्लेन बेरिंग, रेडियल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग और सॉलिड बेरिंग। ठीक है, तो ये थ्रस्ट बेरिंग है क्योंकि ये जो है पैरेलल लोडिंग लग रही है। कैसी? क्योंकि शाफ्ट देखो इस तरह से घूम रहा है ये, तो ये पैरेलल लोडिंग लगा रहा है आपके बेरिंग को। ओके सॉरी, थ्रस्ट बेरिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स ओवर ईयर? तो ये जो है ये मार्क एक्स यहाँ पे जो दिख रहा है ये केज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? केज। ये जो केज है आपकी, ये जो पिंजरा है जिसमें आपके बॉल्स, स्पेयर, नीडल, व्हाटएवर जो रोलिंग एलिमेंट है वो फंस कर बैठे हुए हैं। इस तरह से नहीं फंसे हैं कि मतलब वो मूव ना कर पाए। मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि बस वो अपने उतने ही एरिया में मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा बॉल केज होना चाहिए ये। ठीक है, बॉल गेज नहीं, बॉल केज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज फिटेड इन द टेपर्ड होल ऑफ हाउसिंग फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वियर? तो जो आपके बेरिंग्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेरिंग होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस तरह का टेपर्ड हाउसिंग दिया जाता है। टेपर्ड हाउसिंग माने जहाँ पे आपका आउटर रेस, बेरिंग का आउटर रेस फिक्स होगा उसको हाउसिंग बोलते हैं, और जहाँ पे आपका इनर रेस फिक्स होता है उसको कहते हैं जनरल, या फिर उसको कहते हैं शाफ्ट। तो ये आपका आउटर रेस है, सपोज ये आपका आउटर रेस है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये टेपर्ड होल में आपका आउटर रेस फंस चुका है। ठीक है, फंस चुका है कहो या फिर अच्छे से फिट हो चुका है, और ये आपका इनर रेस है जो शाफ्ट में आपका बैठा हुआ है। ठीक है, शाफ्ट में आपका बैठा हुआ है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन से बेरिंग में इस तरह का टेपर्ड होल में बेरिंग में हम जो है हमारी हाउसिंग देते हैं जिससे वियर एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, जिससे वियर एडजस्टमेंट होता है, तो वो आपका है एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। कौन सा बेरिंग? एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। ओके, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस तरह से जो है आपका शाफ्ट है सपोज, ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट कभी कभी क्या होता है, शाफ्ट कभी कभी मूव करता है। ठीक है, किसी मशीन में शाफ्ट मूव कर रहा है, तो जब शाफ्ट मूव कर रहा है, जब आप बेरिंग लगा रहे हो तो ऑब्वियसली इनर इनर जो रेस है वो पहले उसके साथ लगेगा। ठीक है, इनर रेस लगेगा, फिर उसके ऊपर रोलिंग एलिमेंट होगा, मे बी बॉल होगा या रोलर होगा। ठीक है, बॉल है सपोज, यहाँ पे समझो कि बॉल है, और फिर उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं? आउटर रेस लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये आउटर रेस लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है कि जब ये हम फिक्स करते हैं, ठीक है, जब हमें फिक्स करते हो तो किस तरह का फिट होता है? इंटरफेरेंस फिट होता है, पुश फिट होता है, क्लोज पुश फिट होता है। तो ध्यान रखना, जब भी स्पिंडल हो या फिर ये जो शाफ्ट है अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो वो इनर रेस के साथ वो एक तरह से इंटरफेरेंस फिट करता है, क्योंकि शाफ्ट बड़ा हो जाता है और इनर रेस छोटा हो जाता है। इंटरफेरेंस फिट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे शाफ्ट बड़ा हो, ठीक है, जहाँ पे शाफ्ट बड़ा हो और होल छोटा हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। और प्रेस फिट में क्या होता है? प्रेस फिट में भी एक तरह से आप समझो उसी तरह से हिस्सा है कि आपका होल छोटा है और आपका जो शाफ्ट है वो बड़ा है, तो प्रेस फिट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर स्पिंडल मूव कर रहा है या शाफ्ट मूव कर रहा है तो किस तरह का फिट है, वगैरह वगैरह। ओके, आई थिंक सामने वो क्वेश्चन है भी, लेट्स जस्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ बेरिंग्स द बेरिंग्स बुश इज प्रेस्ड विथ अ स्पेशल स्लीव? किस बेरिंग में बेरिंग बुश जो है वो प्रेस किए जाते हैं स्पेशल स्लीव के साथ? तो ध्यान रखना है, ये सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग होती है, जिसमें ये देखो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी शायद, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग ये वाली। ठीक है, ये सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग है। इसमें जो है आपकी बेरिंग,
ठीक है, एक उसमें स्पेशल स्लीव प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एक स्पेशल स्लीव प्रोवाइड किया जाता है कि वो बेरिंग अपने आप अलाइन हो जाए, थोड़ा भी अगर मिस अलाइनमेंट हो भी जाता है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फिर से। अच्छा, अब ये जो है बेरिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, निडल बेरिंग, रोलर बेरिंग, इससे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका, ये दूसरा असाइनमेंट है इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच bearings can carry greater radial loads than ball bearing of the same size। तो ध्यान रखना है, बॉल बेरिंग जो होती है, ठीक है, बॉल बेरिंग लोड कैरी कर सकती है लेकिन ज्यादा नहीं, उसी के मुकाबले उसी के सेम साइज के रोलर बेरिंग जो होती है उससे ज्यादा रेडियल लोड, ठीक है, रेडियल लोड कहो या फिर उसको जो परपेंडिकुलर लोड कहते हैं, वो कैरी करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर कि रोलर जो बेरिंग्स होती है उनकी कैपेसिटी बॉल बेरिंग से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग शोन इन द फिगर। तो ये कौन सी बेरिंग है बच्चों, तो ये रोलर बेरिंग है, ठीक है, ये कौन सी बेरिंग है, ऑप्शन देखो, एंगुलर सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग, ठीक है, टेपर्ड बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, निडल बेरिंग। निडल बेरिंग सेम ऐसे ही होती है लेकिन उसका साइज जो है वो छोटा होता है, निडल टाइप, ठीक है, तो ये निडल बेरिंग नहीं है, ये रोलर बेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग इज यूज्ड देयर द आउटसाइड डायमीटर ऑफ बेरिंग इज सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके मशीन्स में, ठीक है, मूविंग पार्ट्स तो है, ठीक है, आपके मशीन्स में मूविंग पार्ट्स तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहां पे आप ना बॉल बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप वहां पे रोलर बेरिंग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर करे तो करे क्या, हमें वहां पे वेयर रेजिस्टेंस कम करना है, हमें वहां पे वेयर कम करना है, फ्रिक्शन कम करना है, मूविंग पार्ट्स में जो है एक तरह से जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत मैकेनिकल जो भी दिक्कत आती है वो नहीं आने देना है, तो फिर क्या करें, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नीडल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। नीडल बेरिंग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, रोलर बेरिंग की तरह ही होती है, बस इसका डायामीटर जो है वो छोटा होता है और इसका जो लेंथ है वो थोड़ा ज्यादा 1.62 कुछ, इसका एक वहां पे एक क्वेश्चन भी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे यहीं पे। तो ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है और इसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है। तो ये क्या है, ये निडल बेरिंग है। किस तरह की बेरिंग है बच्चों, निडल बेरिंग है। तो ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज अगर होगा तो वहां पे हम निडल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग्स आर डिजाइन टू टेक एन एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। एक्सियल थ्रस्ट भी लोड ले सकता है, ठीक है, पैरेलल लोड भी ले सकता है और परपेंडिकुलर लोड भी ले सकता है। तो ये किस तरह का आपका जो है बेरिंग होगा, तो ध्यान रखना है ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होता है जो दो भी लोड लेने की कैपेसिटी रखता है, पैरेलल भी परपेंडिकुलर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग शोन इन द फिगर। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, बॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, बॉल है। फिर ध्यान देना है कि शाफ्ट है, ठीक है, ये जो शाफ्ट है ये इस तरह से, इसका जो है सेंटर लाइन इस तरह से आ रहा है। तो आप देखिए कि लोड किस तरह से लगेगा, ऑब्वियसली पैरेलल लोड लगेगा। पैरेलल लोड माने कौन सा लोड, फिर आप बोलेंगे मैम थ्रस्ट लोड, हाँ थ्रस्ट लोड ही है, ठीक है, पैरेलल लोड लग रहा है। तो ये थ्रस्ट लोड बॉल बेरिंग है, कौन सी, थ्रस्ट लोड बॉल बेरिंग। थ्रस्ट लोड बॉल बेरिंग का एक दिक्कत होती है, एक डिसएडवांटेज होता है कि ये रेडियल लोड थोड़ा सा भी माने इसको अगर जरा भी रेडियल लोड लग गया तो ये बेरिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फिर हमें बेरिंग रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट दी जाती है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट लगा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट बॉल बेरिंग बोला जाता है उसको। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी बेरिंग है वो थोड़ा सा रेडियल लोड लेने की भी कैपेसिटी रखता है, लेकिन अगर सिर्फ थ्रस्ट बॉल बेरिंग देखा जाए तो वो रेडियल लोड नहीं ले सकता। ओके, ध्यान रखिए, ये थ्रस्ट लोड ही लेगा लेकिन रेडियल लोड लेगा क्या, नहीं लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग आर यूजफुल फॉर टेकिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड बट कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। तो हमने जस्ट देखा है अभी कि ये जो थ्रस्ट बॉल बेरिंग है ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले सकती है लेकिन ये रेडियल लोड लेने की कैपेसिटी नहीं रखती है। तो ऑप्शन डी थ्रस्ट बॉल बेरिंग, ठीक है, ऑप्शन डी जो है थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट बिटवीन इनर रेस एंड रोटेटिंग स्पिंडल व्हाइल फिटिंग बेरिंग। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर स्पिंडल आपका मूव कर रहा है
और उसके ऊपर इनर रेस हम लगा रहे हैं या फिर हमारा बेरिंग लगा रहे हैं, तो सबसे पहले पार्ट कौन सा लगेगा स्पिंडल के साथ? इनर रेस लगेगा। तो वो किस तरह का फिट होता है? तो वो इंटरफेरेंस फिट होता है। कौन सा फिट होता है? इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है बच्चों? आपका होल छोटा होता है, ठीक है, आपका होल छोटा होता है और आपका जो शाफ्ट है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्लियरेंस फिट में क्या होता है? क्लियरेंस फिट में सिंपल, आपका होल साइज बड़ा होता है और शाफ्ट साइज छोटा होता है। देन आपका कौन सा होता है? ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि कभी कभी होल साइज बड़ा, कभी कभी होल साइज छोटा, कभी कभी शाफ्ट साइज बड़ा, कभी कभी शाफ्ट साइज छोटा। तो ये भी आपको पता होगा, आपने जो लिमिट फिट टॉलरेंस जो वाला चैप्टर है वो कर ही लिया होगा। ये इस तरह का ट्रांजिशन फिट होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये भी टॉपिक हमारा आएगा, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट बिटवीन इनर रेस एंड स्पिंडल व्हाइल फिटिंग बेरिंग? तो यहाँ पे स्पिंडल मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है, माने जो लोड आएगा वो आउटर रेस से आएगा, ठीक है, ऊपर से आएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो होता है ये क्लोज पुश फिट होता है। किस तरह का फिट होता है? पुश फिट होता है। क्लोज पुश फिट इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द फिगर? तो ये जो है, ये देखो, ये एक तरह की बेरिंग ही है, ठीक है, ये एक तरह की बेरिंग है, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और ये बॉल है। तो ये जो है ये है इनर रेस। क्या है? ये है इनर रेस। ये है रोलिंग एलिमेंट, माने रोलिंग एलिमेंट माने क्या? बॉल। और ये है आपका आउटर रेस। तो आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या है ये? तो ये है आपका इनर रेस। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे। देखो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। इनर रेस यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बेरिंग असेंबली? तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बॉल का जो केज है वो मूव नहीं करता, ठीक है, जो बॉल का जो ये पिंजरा है ये मूव नहीं करता। बॉल केज, केज कहो या फिर कुछ भी कहो, रोलर केज वगैरह, ये मूव नहीं करता। इनर रेस और आउटर रेस दोनों भी मूव करते हैं, लेकिन ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये आंसर दे रखा है, आंसर की में इन्होंने कहा है कि जो इनर रेस है वो मूव नहीं करता, वो रोटेट नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन का ही राइट हो सकता है। लेकिन इनर रेस, देखो, अगर कोई शाफ्ट है, ओके, सपोज यहाँ पे कोई शाफ्ट है, ठीक है, मुझे प्लीज करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। कोई शाफ्ट है और इसके ऊपर हम कोई बेरिंग लगा रहे, ठीक है, कोई बेरिंग लगा रहे, तो ये बेरिंग का जो इनर रेस है ये शाफ्ट के साथ मूव होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बताया गया तो आंसर में इनर रेस जो है वो मूव नहीं करता ऐसे बताया जा रहा है। बट मुझे आंसर लग रहा है बॉल केज, ये केज होगा, केज, ठीक है, बॉल केज जो होगा वो मूव नहीं करता होगा। बट मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ओके, कि कौन सा ऐसा पार्ट है बॉल बेरिंग में जो रोटेट नहीं करता है बेरिंग असेंबली के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इनर रेस बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग द लोडिंग इज एट राइट एंगल्स टू द बेरिंग एक्सिस? तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पैरेलली अगर आपको लोड लग रहा है, ठीक है, अगर पैरेलली लोड लग रहा है और परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, तो दोनों का भी मैंने बताया। पैरेलल लोड लग रहा है तो ध्यान रखना है, उसको थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं या थ्रस्ट लोड कहते हैं। और अगर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है तो उसको जर्नल या फिर उसको रेडियल लोड कहते हैं। तो क्वेश्चन था आपका राइट एंगल, राइट एंगल मैंने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा? रेडियल, रेडियल कहो या फिर जर्नल कहो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग? तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग का डिसएडवांटेजेस, ये किसी भी तरह का रेडियल लोड नहीं ले सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे राइट हो सकता है और ऑप्शन बी भी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट लोड भी नहीं लेता है। वर्टिकल थ्रस्ट लोड ले लेता है लेकिन हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट लोड जरा भी वो उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। थ्रस्ट लोड है, ठीक है, थ्रस्ट बॉल बेरिंग है, तो आप पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रस्ट ले लेता होगा, ठीक है, वो बॉल बेरिंग। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड नहीं लेता और किसी भी तरह का रेडियल लोड नहीं लेता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हम बी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड का ही जो थ्रस्ट लोड होता है ये कैरी नहीं करता है,
वर्टिकल कैरी करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला कैरी नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। और इसकी तो बात ही नहीं आती है क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग की बात हो रही है, ठीक है, रेडियल की बात नहीं हो रही है, तो थ्रस्ट बेरिंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स अवॉइडेड इन द बेरिंग असेंबली। तो मैंने जस्ट पहले कहा कि आपको कि ये बॉल्स एक दूसरे को टकराते क्यों नहीं है। बंचिंग अप का कहना मतलब क्या, यही कि भाई ये टकराव, तो ये जो बॉल्स है ये एक दूसरे को टकराते क्यों नहीं है, एक दूसरे को ऐसे, या फिर ग्रेविटी की वजह से यहीं पर आके क्यों नहीं जमा हो जाते सारे बॉल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बॉल केज प्रोवाइड की जाती है, ये जो पिंजरा है ये पिंजरा प्रोवाइड किया जाता है, बॉल केज ऐसे समझो जैसे कैदी ये बॉल को कैद कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट चेक, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ। तो बॉल केज की वजह से, ठीक है, बाय केज द बंचिंग अप इज अवॉइडेड, ठीक है, बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट इज अवॉइडेड बाय केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डबल रो रोलर बेरिंग। डबल रो रोलर बेरिंग माने अगर एक रो है आपका रोलर का, तो उसके साथ आपने और एक रो फेस टू फेस और एक रो जो है यहाँ पे बेरिंग की लगा दी है, रोलर की बेरिंग, सॉरी रोलर की और एक रो लगा दी है, एक हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे ऐसे फेस टू फेस लगा दिया आपने, क्यों, आप डबल रो बॉल बेरिंग क्यों बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोड ले। तो रोलर का भी हम क्या करेंगे, रोलर किस तरह का लोड लेगा बताना जरा। आपका बॉल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट देता है लोड, माने वो आपका जो है थ्रस्ट लोड ले सकता है, ठीक है, लेकिन आपका रोलर जो है वो किस तरह का लोड ले सकता है, तो ये आपके एक्सियल लोड जो होते हैं ना, हेवी एक्सियल लोड लेने का ये काम करता है, सॉरी रेडियल लोड लेने का काम करता है, माने आपका जो जनरल लोड होता है वो लेने का काम करता है, परपेंडिकुलर वाला रोलर जो होता है ना, वो आपके परपेंडिकुलर लोड लेने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर एक की जगह दो हम रोलर लगा देते हैं तो क्या होगा कि हम हेवी जो जर्नल लोड होते हैं या एक्सियल रेडियल लोड होता है, सॉरी रेडियल लोड जो होता है वो कैरी कर सकता है। तो ऑप्शन डी, टू टेक हेवी रेडियल लोड, एक्सियल लोड तो नहीं, ये बॉल बेरिंग की बात आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेस प्रोवाइडेड इन द बेरिंग, ठीक है, बॉल रेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, डीप ग्रूव, टू कैरी जनरल लोड्स, टू विड्रॉ शॉक, टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, टू विथस्टैंड रेडियल लोड। तो ध्यान रखिए बॉल बेरिंग की बात आ रही है तो एक्सियल लोड की ही बात होती है, वहां पे रेडियल लोड की किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं होती है। तो एक्सियल थ्रस्ट को विथस्टैंड करने के लिए हम जो है बॉल रेस को ग्रूव प्रोवाइड करते हैं। बॉल रेस कौन से, इनर रेस आउटर रेस, ठीक है, ये जो है ये बॉल बेरिंग ये इनर रेस है आपका, यहाँ पे बॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है, केज के अंदर बॉल्स लगे हुए हैं, और ये आपका आउटर रेस है। तो इनमें जो है इस तरह का ग्रूव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं कि अचानक अगर एक्सियल थ्रस्ट आ भी रहा है तो भी ये बॉल को इतना ज्यादा धक्का ना लगे, ठीक है, इस रोलिंग एलिमेंट को ज्यादा धक्का ना लगे, इसलिए इस तरह के जो है ग्रूव्स, डीप ग्रूव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये दूसरा तीसरा हम असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं यहीं पे बेरिंग का ही। तो सारे पॉइंट्स में कितने क्वेश्चन से देखेंगे हम, लेकिन मुझे लगता है कि आज ही के आज ये खत्म हो जाएगा, तो हम कंटिन्यू करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ बेरिंग मटेरियल कैरी अवे हीट फ्रॉम द बेरिंग इन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअस, इन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअस। यहाँ पे ना थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का दिक्कत है, भले आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा लो, वहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है टीसीएस तो नहीं करेगी इंग्लिश में इस तरह की कोई धांधली, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आते भी है तो एक से दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ बेरिंग मटेरियल कैरी अवे हीट फ्रॉम द बेरिंग इन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअस। तो ऑपरेटिंग कंडीशंस में, ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशंस में हीट जो आता है, क्यों आएगा हीट, ऑब्वियसली रोटेटिंग पार्ट से एक दूसरे को टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा माने हीट जनरेट होगी। तो जो हीट जनरेट होती है उसको कैरी अवे कौन करता है, तो ध्यान रखना है बेरिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, बेरिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या क्या करेगी कि यहाँ से किसी तरह का हीट जो है अपने आप ले लेगी और उसको बाहर फेंकने का काम करेगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है मटेरियल की, बेरिंग के मटेरियल की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल आर ऑफन कॉल्ड एज बैबिट मेटल,
तो ध्यान रखना है, व्हाइट मेटल करके एक जो है मेटल होता है। ये व्हाइट मेटल जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है टीन बेस्ड, एक होता है लीड बेस्ड। ठीक है, एक होता है टीन बेस्ड, एक होता है लीड बेस्ड। ये जो टीन बेस्ड व्हाइट मेटल होता है इसी को बैबिट मेटल कहा जाता है। कौन सा मेटल कहा जाता है? बैबिट मेटल कहा जाता है। और इस मेटल के बेरिंग्स बनते हैं। ठीक है, इस मेटल के बेरिंग्स बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बैबिट मेटल किसे कहा जाता है? तो टीन बेस्ड व्हाइट मेटल को बैबिट मेटल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैव लो लोड कैरिंग कैपेसिटी? तो ये जो व्हाइट मेटल है ना, ये व्हाइट मेटल की कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा नहीं कैरी कर सकता है लोड, लो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। कास्ट आयरन की भी वैसे लो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन कास्ट आयरन से भी कम लोड लेने की कैपेसिटी किसकी होती है? तो वो होती है आपके व्हाइट मेटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम था मध्य प्रदेश का ही कोई एग्जाम था, ठीक है, फीटर ट्रेड का। तो उसमें क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है बेरिंग का कौन सा मटेरियल नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि बताना जो नीचे दिए गए आपके मेटल्स है उनमें से कौन सा मेटल है जो उपयोग में नहीं लाया जाता बेरिंग बनाने के लिए। सेम ऑप्शन थे, यही थे सेम ऑप्शन। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि सेम ऑप्शन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी पेपर सेट करती है तो वहां से ऑप्शंस उठाएगी या फिर वहां से क्वेश्चन ही उठा लेगी एज इट इज। इसलिए मैं ये जो है आपको क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। तो हुआ क्या, जब क्वेश्चन पूछे गए तो ध्यान रखना है कि भाई कैडमियम, एल्यूमिनियम, व्हाइट मेटल, कांस्टेंट, इन सब का जो है आपके बेरिंग्स बनते हैं। लेकिन टीसीएस ने आंसर क्या दिया था उस टाइम पे जो पेपर हुआ था, टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, उसने आंसर दिया था कास्ट आयरन। ठीक है, उसने कहा था कि कास्ट आयरन के बेरिंग्स नहीं बनते हैं। बट ध्यान रखिए कास्ट आयरन के भी बेरिंग बनते हैं। और वो क्वेश्चन बाद में जब ऑब्जेक्शन लिया गया तब वो क्वेश्चन कैंसिल हो गया और दो दो मार्क्स जो है, 2 मार्क्स या 1 मार्क बोनस मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरह का भी धांधली हो सकता है क्वेश्चनों में। तो घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन टिक करके आने हैं अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which bearing material works at a high temperature and have higher load carrying capacity? ठीक है, कौन सा ऐसा मटेरियल है बेरिंग मटेरियल जो हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो आपका कैडमियम बेस्ड अलॉयज जो होते हैं, ठीक है, कैडमियम बेस्ड अलॉय जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग अलॉय इज यूज्ड इन हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन लाइक माइंस एंड कनेक्टिंग रॉड बेरिंग्स? तो कौन सा मटेरियल है जहाँ पे हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में उसका उपयोग किया जाता है एज अ बेरिंग मटेरियल? कॉपर लीड अलॉय, कैडमियम बेस्ड अलॉय, एल्यूमिनियम अलॉय और सिंटेड अलॉय। तो ध्यान रखना है जो आपके कॉपर बेस्ड अलॉयज जो होते हैं ये हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है बेरिंग बनाने के लिए, ताकि जो है ये लोड कैरी कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, विच मटेरियल ऑफ बेरिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर हार्ड जर्नल्स? हार्ड जर्नल्स माने, हार्ड जर्नल्स माने शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट। तो हार्ड के लिए सॉफ्ट मेटल, यही एक जो विरोधाभास होता है ना वही यहाँ पे काम आ जाता है। तो जो एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं वो हार्ड जर्नल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेरिंग बनाने के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो अलॉय होते हैं उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मेटल यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? तो ध्यान रखना लाइट लोडिंग और लो स्पीड ये सिर्फ कास्ट आयरन का ही बेरिंग दे सकता है। क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है, हार्ड मटेरियल है, लेकिन ये हार्डनेस के साथ साथ इसमें ब्रिटलनेस भी होता है। तो अगर इसको जरूरत से ज्यादा आप स्पीड पे घुमाओगे या फिर जरूरत से ज्यादा इसको लोड दे दोगे तो ये ब्रिटल मेटल होने की वजह से क्या होता है कि टूट जाता है। माने किसी भी तरह का कोई भी ये डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा, फटाक से टूट जाएगा। जैसे कांच टूट जाता है आपका, ठीक है, जैसे ग्लास टूट जा रहा है तो क्यों टूट पा रहा है? बिकॉज वो ब्रिटल है। ठीक है, ब्रिटल है, हार्ड भी है, आप उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं कर सकते हो बिकॉज हार्डनेस क्या है, सरफेस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप उसको पटकोगे तो वो टूट जाएगा, उसमें टफनेस नहीं होती है। टफनेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इम्पैक्ट सहन कर सके किसी भी तरह का, लेकिन हार्ड मटेरियल इम्पैक्ट सहन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मटेरियल ऑफ बेरिंग्स आर यूज इन सिचुएशन वेयर लुब्रिकेशन इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है उसी को इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कास्ट आयरन भी एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कास्ट आयरन के बारे में। जो आपके सिंटर्ड अलॉयज जो होते हैं ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेजिस्टेंस टू करोजन। गुड रेजिस्टेंट टू करोजन माने जिसमें आयन ना हो, ऑब्वियसली आयन होगा तो करोजन होगा। आयन माने अगर आपका लोहा, ठीक है, आयन जो है उसकी एफिनिटी कहो या उसका प्यार कहो ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, फिर क्या होता है आयन ऑक्साइड बन जाता है। आयन ऑक्साइड बन जाता है तो इससे क्या होगा कि आपका करोड हो जाएगा, करोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। दो प्रकार होता है, एक तो रस्टिंग होता है और करोजन होता है। करोजन माने एक तरह का दीमक जो उसको पूरी तरह से खोखला कर रहा है, खत्म कर रहा है। रस्टिंग क्या होता है एक्चुअली, रस्टिंग में आयन ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। सपोज ये कोई आयन मेटल है, ठीक है, तो ये जो है आपके ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है, इसका ऑक्सीजन के साथ इसका प्यार हो गया और आयन ऑक्साइड की एक यहाँ पर लेयर बन गई, ठीक है, आयन ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, लेट मी जस्ट। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रस्टिंग। तो रस्टिंग कभी कभी अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि बाद में जो है इसके ऊपर किसी भी तरह का जो एटमॉस्फेरिक अटैक है या केमिकल अटैक है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये लेयर प्रोटेक्ट कर रही है उस मेटल को, उस इनर मेटल को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन कोरोजन क्या करता है, वो अंदर ही अंदर उसको खा लेता है, ठीक है, खत्म कर देता है दीमक की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा ऐसा मटेरियल है बेरिंग मटेरियल जो गुड रेजिस्टेंस टू करोजन होगा, ऑब्वियसली जिसमें आयन नहीं होगा, ठीक है, आयन नहीं होगा। तो आप बोलोगे मैम एल्यूमिनियम तो हो सकता है ना, एल्यूमिनियम की भी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है, तो भी करोजन का पार्ट आ गया। देन आप व्हाइट मेटल की बात करो तो यहाँ पर भी इस तरह का दिक्कत हो सकती है। कास्ट आयन तो भाई इसमें तो आयन भरा भरा पड़ा है, 2% 4% है ना, मतलब कार्बन भरा भरा पड़ा है। तो दिक्कत यहाँ पे फिर आंसर क्या होगा आपका, जो प्लास्टिक जहाँ पे आयन ही नहीं है भाई, तो ये कोरोजन तो करेगा ही नहीं, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सा ऐसा बेरिंग मटेरियल है जिसको हाई स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी हाई है और शॉक रेजिस्टेंट माने टफ होगा वो मटेरियल, कैसा होगा, टफ होगा। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है, तो ध्यान रखना है जो आपका लैमिनेटेड फिनोलिक्स जो होता है, ये जो मटेरियल है लैमिनेटेड फिनोलिक्स, ये आपने चैप्टर में पढ़ रखा होगा। बेरिंग के जो मटेरियल्स है इसमें सिर्फ आई थिंक 7 से 8 ऐसे बेरिंग मटेरियल दे रखे हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ो और उनकी जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ओके। तो लैमिनेटेड जो फिलोनिक्स होता है ये शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी रखता है और इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज एंड नीड्स नो लुब्रिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन भी होना चाहिए था, लेकिन नायलॉन जो है, ठीक है, नायलॉन जो है ये बेरिंग मटेरियल जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी भी जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी तरह का लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कास्ट आयरन को भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर कास्ट आयरन और नायलॉन दोनों की अगर हम टक्कर लगाए तो नायलॉन हमें यहाँ आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट है उसने भी सी ही ऑप्शन दिया है, और मैंने जब पढ़ा था आपका बेरिंग वाला चैप्टर तो वहां पर भी क्लियर कट लिखा हुआ था कि कास्ट आयरन भले उसमें ग्रेफाइट है और वो भी नॉन लुब्रिकेटिंग है, लेकिन वो हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं बेरिंग बनाने के लिए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है लोड कैरी करने की वो कम होती है, साथ ही साथ वो ज्यादा जो है लोड कैरी नहीं कर सकता, और सिंपल कि वो शॉक रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकता, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ केमिकल। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी फ्रिक्शन की कैपेसिटी जो होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, साथ ही साथ उसका जो केमिकल का अटैक होगा वो रेजिस्ट करने की उसकी एबिलिटी होगी, है ना, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ केमिकल। तो कौन सा होगा, तो ये जो आपका टेफ्लॉन है, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी आई एम सॉरी, ये जो आपका टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन ये जो है इसमें कैपेसिटी जो होती है फ्रिक्शन की लो होती है, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और अटैक केमिकल अटैक्स के लिए भी ये रेजिस्ट करता है। टेफ्लॉन इज द राइट आंसर ओवर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज गॉट लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट? ठीक है, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट, अगेन आंसर इज टेफ्लॉन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पता चल गया, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, टेफ्लॉन जो होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो टेफ्लॉन क्या करते हैं ना, कभी कभी सिर्फ जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, ठीक है, एक्सट्रीम एक्यूरेसी लग रही है, या फिर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ओके, जहाँ पे अगर वो खराब हो जाता है, अगर कोई शाफ्ट है सपोज, ठीक है, कोई शाफ्ट है और वो शाफ्ट का जो मटेरियल है वही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर लोडिंग की वजह से ये शाफ्ट ही टूट जाए, ठीक है, लोड अगर ज्यादा हो जाए और शाफ्ट ही टूट जाए तो हमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन की वहां पे बेरिंग बना देते हैं। तो जो टेफ्लॉन है इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इस शाफ्ट से कम होगी। तो जब भी लोड ज्यादा हो जाएगा, एक लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो ये बेरिंग टूट जाएगी। हम बेरिंग को ही रिप्लेस करेंगे लेकिन शाफ्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो टेफ्लॉन ये इसकी जो है एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये एक्सपेंसिव जगहों में ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है इससे ज्यादा एक्सपेंसिव शाफ्ट वगैरह होते हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर? ठीक है, कौन से बेरिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं? तो कॉपर एंड लीड के जो अलॉयज होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक मोटर ऑब्वियसली कॉपर होना ही चाहिए वहां पे, और कनेक्टिंग रॉड वहां पे जो है हम कॉपर एंड लीड के जो मेटल्स होते सॉरी मटेरियल होते हैं वो एज अ बेरिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट, अब देखो हमने फोर्थ यहाँ पे असाइनमेंट शुरू कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फेरस मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर? तो क्या होगा फिर वहां पे, क्या होगा बच्चों, रस्टिंग होगी। ठीक है, आयन है कोई, ठीक है, आयन, आयन का मेटल है, कोई भी समझो आयन, एकदम आप कोई एक तरह से प्लेट समझो, आयन की कोई प्लेट है, तो उसका क्या हुआ, उसका जो है मॉइस्चर के साथ, ठीक है, H2O के साथ इसका संपर्क आ गया, ठीक है, मॉइस्चर के साथ संपर्क आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे रस्टिंग होगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग होगी। और अगर ऑक्सीजन के अगर कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, आयन ऑक्साइड वाली एक लेयर बनेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, रस्टिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ जिंक बाथ ड्यूरिंग गैल्वेनाइजिंग? सबसे पहले तो जान लो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि जिंक की कोटिंग की जाती है आयन के ऊपर। कोई आयन पार्टिकल है, सपोज ये आयन का एक रॉड समझो, तो इस रॉड के ऊपर, ठीक है, ये आयन रॉड है, ठीक है, ये आयन रॉड है, इस आयन रॉड के ऊपर जो है आपकी जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम कहेंगे इसको, आप गैल्वेनाइजिंग कहेंगे। और एग्जाम में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होती है उसमें आयन के ऊपर कौन से मटेरियल की कोटिंग की जाती है, तो जिंक की कोटिंग की जाती है। तो वो जो जिंक बात होता है उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 465 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 465 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वहां पे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट द सरफेस ऑफ कंपोनेंट्स आर कोटेड इलेक्ट्रिकली? इलेक्ट्रिकली कोटेड माने, ये देखो, ये है आपका वर्क पीस, ओके, ये है आपका वर्क पीस। इस वर्क पीस के ऊपर ये जो आपके एनोड है, ठीक है, ये जो आपके एनोड है ये सपोज होगा आपका सिल्वर का। हमने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड है हमने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। सपोज ये सिल्वर का मेटल है, ठीक है, सिल्वर का है ये, और ये आपका स्टील का है, ठीक है, ये आपका स्टील का है मेटल। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि चांदी की परत लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करेंगे कि हमारा जो वर्क पीस है उसको निगेटिव चार्ज देंगे, और जो आपका जो भी मटेरियल है जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज चला जाएगा, माने पॉजिटिव से जो है निगेटिव की तरफ जाएगा सारा कुछ, और यहाँ से जो है सिल्वर की यहाँ पे कोटिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिकली कोट किया जाता है मटेरियल को। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स एज एक्स? तो ये जो है ये है एनोड आपके, क्या है बच्चों, ये है आपके एनोड,
और ये क्या है आपका जो वर्क पीस होता है वो क्या है, कैथोड। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है किस तरह का करंट पास किया जाता है। तो याद रखना है डीसी करंट यहाँ पे पास होता है। ओके, तो ऑप्शन डी, एनोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी। Next, what is the name of process in that composite bilates consisting of a base metal and a coating of corrosion resistant metal are rolled or drowned? तो ये कौन सी मेथड कही जाती है? तो ये क्लाइडिंग मेथड कही जाती है। कौन सी क्लाइडिंग? इसमें क्या होता है, देखो कि ये आपका वर्क पीस है सपोज, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आयन का वर्क पीस है, लोहा का है। ओके, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि जिंक की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साइड से इधर से जिंक का एक प्लेट रखते हैं, दूसरी तरफ से भी एक जिंक का प्लेट रखेंगे, और ये दोनों दो रोलर के बीच में इनको जो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दो रोलर के बीच में इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, इन दो रोलर के बीच में इसको प्रेस किया जाता है, और जब ये प्रेस हो जाता है तो ये क्या है, फिर एक इस तरह से ये मटेरियल बन के बाहर आता है। ठीक है, इस तरह से ये मटेरियल बन के बाहर आता है। तो इसमें क्या होगा कि ये चिपक जाएंगे। ओके, ये चिपक जाएंगे, और फिर जो है आपका जो भी मटेरियल बनेगा, ठीक है, जो आपका जो भी मटेरियल बनेगा वो मटेरियल करोजन रेजिस्टेंट बन के बाहर आएगा। ठीक है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक अटैक वो सहन कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमने जिंक की कोटिंग कर दी है। जिंक की कोटिंग समझो या किसी भी तरह की कोटिंग समझो, लेकिन ये एक मेटल होता है और ये दूसरा मेटल होता है, और ये दो रोलर के बीच में से हम इसको पास करते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेथड तो पता होगी आपको। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्लाइडिंग क्लाइडिंग ऑपरेशन के द्वारा इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ, तो आप इसको 2 पार्ट में देखना चाहो देखो, 1.5x पे देखना चाहो देखो। और आज मैंने हिंदी में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है उनका मुझे मैसेज आ रखा है कि मैम प्लीज हिंदी में लीजिए लेक्चर्स, क्योंकि उन लोगों का भी जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है। वो लोग आईटीआई ऑफिसर करके इस पोस्ट को कहते हैं। दैट्स व्हाई मैं हिंदी में जो है लेक्चर ले रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस देयर द मोल्टन पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर स्प्रेड ऑन द सरफेस? कौन सी प्रोसेस है जहां पे मोल्टन पार्टिकल जो है स्प्रे किए जाते हैं आपके वर्क पीस के ऊपर? तो वो है आपकी मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? मेटल स्प्रेइंग प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस्ड कंपोनेंट्स would be slightly rough and provides a good grip for subsequent painting? तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका वर्क पीस बन के आता है वो स्लाइटली रफ होता है, और उस होने की वजह से हम उसके ऊपर जो है पेंटिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं? तो वो कौन सी प्रोसेस है? तो वो है आपकी शेरेडाइजिंग। अब शेरेडाइजिंग में क्या होता है, सिंपल है, गैल्वेनाइजिंग की तरह ही है, इसके ऊपर भी जिंक की कोटिंग की जाती है, लेकिन डिफरेंट इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर होता है। जिंक का पाउडर इसके ऊपर छिड़का जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी, जिंक का इसके ऊपर पाउडर जो है छिड़का जाता है। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगाते हैं, है ना। और शेरेडाइजिंग में क्या होता है कि जिंक का पाउडर छिड़का जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन कैलोराइजिंग? तो देखना, उसमें जो टेम्परेचर रेंज रखा जाता है वो 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, 850 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करोजन प्रिवेंशन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव? ठीक है, तो ये सारे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रोमाइजिंग, आपका कलराइजिंग, शेरेडाइजिंग, आपका क्लैडिंग, ये सारे करोजन प्रिवेंशन प्रोसेसेस है। तो इसमें जो क्रोमाइजिंग जो होता है, ठीक है, जो क्रोमाइजिंग जिसमें क्रोमियम इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होती है करोजन रेजिस्टेंट प्रोसेस में। ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कोटिंग डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर? तो जो आपका जिंक की जो कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग, ठीक है, जिंक की जो कोटिंग होती है ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है। ओके, what is the name of process in which the oxide film of aluminium and its alloys can be artificially thickened? माने एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड फिल्म है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फिल्म है,
ठीक है, उसके अलॉयज के ऊपर। क्यों आर्टिफिशियली हम उसको थिक कैसे करेंगे, क्यों करना है? क्योंकि देखो कोई अगर ऐसा आपका मटेरियल सपोज एल्यूमिनियम का, तो ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बाकी का जो आर्टिफिशियल सॉरी बाकी का जो एटमॉस्फेरिक अटैक होगा ना उससे वो कोर मेटल को बचाएगी। तो अगर हम डेलिबरेटली करना चाहते हो तो कौन सा हम मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें जो है देखो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम इसको कहेंगे एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा थिक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ा देंगे। ओके, which corrosion prevention metals is used extensively for chemical plant and food processing equipment? ठीक है, केमिकल प्लांट्स और फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखना आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इवन आपकी जो गैस का जो चूल्हा होता है, ठीक है, जो गैस की सिगड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, गैस का जो चूल्हा होता है, आप वहां पे जाके देखो, पढ़ो, वहां पे आपको वहां पे नजर आएगा स्टेनलेस स्टील करके, ठीक है, वहां पे क्या नजर आएगा, स्टेनलेस स्टील। तो क्यों? क्योंकि ये जो है फूड के लिए इतना ज्यादा भयानक नहीं होता है मेटल, दैट्स व्हाई स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। लेकिन मैम क्या ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जा सकता है? तो नहीं, स्टेनलेस स्टील हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि केमिकल प्लांट्स और फूड प्रोसेसिंग के लिए हम स्टेनलेस स्टील जैसा करोजन प्रिवेंशन मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता भी है। नेक्स्ट आपके ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं बेरिंग्स के। इसके बाद के जो क्वेश्चंस थे वो आपके थे पाइप एंड पाइप फिटिंग के, तो मैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ मैंने उसको मराठी में डिस्कस किया है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हिंदी में आएंगे, तो इससे क्या होगा कि मैं पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक